नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है संजय और आज हम भारतीय इतिहास पार्ट 4 शुरू करेंगे। देखिए, पिछले क्लास में हमने पार्ट 3 ख़त्म कर दिया था और आज स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत। तो चलिए बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। ठीक है, तो भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, 712 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और उसने सिंध व मुल्तान को जीत लिया था। आगे बढ़ते हैं। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। तो देखिए, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के जो गढ़वाल राजा थे जयचंद को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि चंदावर का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो गढ़वाल राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। ठीक है, जिसमें विजयी कौन हुआ था? मोहम्मद गोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक है यहाँ पर पॉइंट 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या गजनी लौटने के क्रम में हो गई। ठीक है, तो 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई गजनी लौटते टाइम। अब यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट है महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। देखिए, इतना ज़्यादा मतलब युद्ध किया है भारत, युद्ध भारत के साथ देखिए भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ठीक है, महमूद गजनवी ने। इनमें 1025 ईस्वी में जो सोमनाथ का जो शिव मंदिर पर आक्रमण किया गया था वो बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया था और उसे लूटा था और तोड़ भी दिया था। ठीक है, अगला यहाँ पर मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी को यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गोरी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिए यहाँ पर 1175 ईस्वी में चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। देखिए, 1175 ईस्वी में चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। देखिए, यहाँ पर मोहम्मद गोरी को किसी ने पराजित किया तो वह है भीम द्वितीय। ठीक है, जिन्होंने आबू पर्वत के पास 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और ये चालुक्य वंश के थे। अगला पॉइंट यहाँ पर 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजय के बाद 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। अब देखिए, 1191 ईस्वी के तराइन युद्ध में, तराइन का जो युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी, जस्ट एक साल बाद। ठीक है, तो तराइन का युद्ध किन के भी लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच लड़ा गया था और तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच लड़ा गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और गोरी की पराजय हुई थी, पर तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। यहाँ पर देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? तराइन के प्रथम युद्ध में विजय के बाद गोरी को छोड़ दिया था। ठीक है, बंदी नहीं बनाया था, छोड़ दिया था। इसी वजह से क्या हुआ, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में जब द्वितीय युद्ध किया, गोरी ने वापस आकर द्वितीय युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर अगला है दिल्ली सल्तनत। तो देखिए, गुलाम वंश 1206 से 1290 का टाइम पीरियड है। देखिए यहाँ पर, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श या लाखों का दान करने वाला कहा गया है। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श या लाखों का दान करने वाला कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि लाख बख्श किसे कहते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत उदार था। और लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? तो लाखों का दान करने वाले। क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिए, यहाँ पर पॉइंट है रजिया ने पहनावे में पर्दे को त्याग कर कुबा कोट तथा कुलाह टोपी धारण की। उसने भटिंडा के प्रशासक अल्तुनिया से निकाह किया। ठीक,
तो रजिया ने क्या किया, पहनावे में पर्दे को त्याग दिया और कूबा कोट तथा कुला धारण किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो रजिया थी वो सुल्तान थी, ठीक है, उन्होंने पहली सुल्तान थी रजिया, शासक बनी थी रजिया सुल्तान। तो उन्होंने क्या किया था, पर्दे को त्याग किया था। अब देखिए कोई भी अगर शासक बन रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि पर्दा त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आपको शासन चलाना है, ठीक है, पूरे राज्य में। तो पर्दे को त्याग कर कूबा पहना और कुलाह या टोपी धारण किया। ठीक है, उसने भटिंडा के प्रशासक अल्तुनिया से निकाह किया। रजिया सुल्तान ने क्या किया, अल्तुनिया से निकाह किया, जो कि भटिंडा के थे। अगला है यहाँ पर देखिए बलबन 1265 से 1287 ईस्वी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से राजत्व संबंधी विचार प्रस्तुत किया। अब देखिए जो बलबन था वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान या प्रथम सुल्तान कौन था, तो बलबन था, जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से राजत्व संबंधी विचार प्रस्तुत किया। वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि सुल्तान की जो प्रतिष्ठा है वो बरकरार रहे, उसकी स्थापना हो, पुनर्स्थापना करना चाहता था, इसलिए उसने राजत्व संबंधी विचार प्रस्तुत किया। इसलिए शासन की बागडोर उसने अपने हाथों पे ली ताकि सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना हो सके। ठीक है, अगला है यहाँ पर देखिए बलबन ने फारसी ईरानी परंपरा की तर्ज पर सिजदा तथा पापोस की प्रथा चलाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बलबन ने क्या किया, फारसी या ईरानी, देखिए फारसी को ईरानी भी कहा जाता है, ठीक है, फारसी को ईरानी भी कहा जाता है, कि परंपरा की तर्ज पर सिजदा और पाबोस की प्रथा चलाई। देखिए सिजदा का अर्थ होता है सिर झुकाना, ठीक है, और पाबोस का अर्थ होता है पैर छूना। ठीक है, तो यहाँ पर बलबन ने ये दोनों प्रथा चलाई थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने चलाई है, तो बलबन ने चलाई है। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बलबन ने कौन सी प्रथा चलाई थी, तो सिजदा और पापोस। यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए उसने फारसी परंपरा पर आधारित नवरोज उत्सव की शुरुआत की। ठीक है, उसने फारसी या ईरानी परंपरा पर आधारित जो नवरोज उत्सव होते हैं उसकी शुरुआत की। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने की, तो बलबन ने की। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए बलबन ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए लौ एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया। तो बलबन ने क्या किया, जैसा सभी शासक करते हैं, अधिकतर शासक यही करते हैं, लौ एवं रक्त की नीति अपनाते हैं। ठीक है, तो बलबन ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए लौ एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। ठीक है, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने क्या किया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किसकी याद में करवाया, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में या याद में। अब अगला है, देखते हैं अगला पॉइंट 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई है, तो पोलो खेलते समय हो गई 1210 ईस्वी में। ठीक, अगला पॉइंट देख लेते हैं इल्तुतमिश 1210 से 1236 का टाइम पीरियड है, ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए 40 सरदारों का एक दल बनाया जिसे तुर्कान चहलगानी कहा गया। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने विरोधियों से निपटने के लिए 40 सरदारों का एक दल बनाया, और इन 40 सरदारों के दल को क्या कहते हैं, तुर्कान चहलगानी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि तुर्कान चहलगानी किसने बनाया, तो इल्तुतमिश ने बनाया, और ये तुर्कान चहलगानी क्या था, तो 40 सरदारों का एक दल था। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। आगे देख लेते हैं इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया, जिसे इक्ता कहा गया। इसका प्रशासक इक्तादार होता था। ठीक है, तो देखिए इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया था, और इन छोटे छोटे क्षेत्रों को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था। ठीक है, और इसका प्रशासक इक्तादार होता था। अब देखिए इक्ता कहा जाता था छोटे छोटे साम्राज्यों में क्षेत्रों को, तो इक्ता का प्रशासक क्या होगा, इक्तादार होगा। अब अगला है, देख लीजिए यहाँ पर इल्तुतमिश, देखिए यहाँ पर जो इक्ता वाला जो टर्म है ना, इसे आप ऐसे याद रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि इक्ता की शुरुआत किसने की, तो इल्तुतमिश ने की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई से, देखिए यहाँ पर ई से इल्तुतमिश और ई से इक्ता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इक्ता की शुरुआत किसने की, तो इल्तुतमिश ने की, है ना। तो आप इस तरीके से आप ध्यान पे रख सकते हैं, ई से इल्तुतमिश, ई से इक्ता। आगे यहाँ पर देखिए इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। अब देखिए इल्तुतमिश ने क्या किया, कुतुब मीनार का जो निर्माण चल रहा था उसे पूरा करवाया। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, कुतुब मीनार निर्माण जो हुआ था अधूरा था, और उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी।
वो बख्तियार का कुतुबुद्दीन एवं बख्तियार का की कृति में बना रहे थे। तो क्या किया, इल्तुतमिश ने क्या किया, उस कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, ठीक है, और अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। अगला देखते हैं यहाँ पर, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 का टाइम पीरियड है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। अब अगला वंश देखिए यहाँ पर, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी का टाइम पीरियड है। तो देखते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली के निकट किलो खेरी, ठीक है, किलो खेरी यहाँ पर की। हाँ तो हेलो, हाँ तो देखिए यहाँ पर हम लोग दिल्ली के निकट कहाँ पर किलो खरी में बनाई, ठीक है। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली के निकट किलो खरी में बनाई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए, अलाउद्दीन के ने इनाम, मिलक तथा वक्फ भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया। वह प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इनाम, मिल्क और वक्फ भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, और वह प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अलाउद्दीन ने सैनिकों की सीधी भर्ती तथा नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की। उसने सैनिकों के लिए चेहरा तथा उनके घोड़ों के लिए दाग प्रथा की शुरुआत की। तो देखिए, अलाउद्दीन ने सैनिकों की सीधी भर्ती की और नगद वेतन देने की प्रथा शुरुआत की। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन से शासक ने नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और सैनिकों की सीधी भर्ती की शुरुआत किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए यहाँ पर नगद वेतन देने की प्रथा अभी भी चालू है, देखिए प्रारंभ है। नगद वेतन अभी भी दिया जाता है, देखिए यहाँ पर सभी कर्मचारियों को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी अपने समय में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने सैनिकों के लिए चेहरा तथा उनके घोड़ों के लिए दाग प्रथा की शुरुआत की। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सैनिकों के लिए चेहरा और घोड़ों के लिए दाग प्रथा की शुरुआत किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला यहाँ पर, जलालुद्दीन फिरोज दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व का आधार प्रजागत समर्थन माना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए हमें जलालुद्दीन फिरोज दिल्ली क्या था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने राजत्व का आधार प्रजागत समर्थन माना, ठीक है। देखिए जो कर लेते थे राजा लोग, है ना, तो यहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज क्या करता था, प्रजा को महत्वपूर्ण मानता था, ठीक है, प्रजा का समर्थन करता था, है ना, और प्रजा पर बहुत ध्यान देता था। तो यहाँ पर वह पहला सुल्तान था जिसने राजत्व का आधार किया, प्रजा का समर्थन माना, ठीक है। और अगला देखिए यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसास्प था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन किया। उसके सेनानायक मलिक काफूर को दक्षिण में जगह श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, अली गुरसास्प था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि किसने धारण की है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वह कौन सा प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। और उसे अपने अधीन किया, मतलब दक्षिण भारत पर आक्रमण करके उसे विजित भी कर लिया। उसके सेना नायक मलिक काफूर को दक्षिण विजय का श्रेय दिया जाता है। और देखिए जो मलिक काफूर है वो उसका सेना नायक था, और जब भी कोई युद्ध होता था तो वह उसके साथ होता था। तो दक्षिण विजय का श्रेय किसे दिया गया, तो मलिक काफूर को, ठीक। अगला यहाँ पर पॉइंट है कि अलाउद्दीन की नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाजार नियंत्रण नीति थी, जिसका उद्देश्य अपनी विशाल सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना था। देखिए तो यहाँ पर अलाउद्दीन की नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियंत्रण नीति कौन सी थी, तो बाजार नियंत्रण नीति थी, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, विशाल सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक, क्योंकि बहुत सारे युद्ध होते थे तो सेना के आवश्यकताओं की पूरी करने की जिम्मेदारी अलाउद्दीन खिलजी शासक के पास ही थी, ठीक है, इसलिए उनकी नीति थी बाजार नियंत्रण नीति। देखिए अब अगला है, देखिए यहाँ पर तुगलक वंश। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड देख लेते हैं हम लोग। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 1320 से 1413 ईस्वी।
अब देखिए यहाँ पर तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों तथा कुओं का निर्माण करवाया तथा डाक व्यवस्था को संगठित किया। ठीक है, तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों कुओं का निर्माण करवाया और डाक व्यवस्था को संगठित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी का टाइम पीरियड है, अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। फिरोज शाह ने सिंचाई की सुविधा के लिए कई नहरों का निर्माण कराया। देखिए फिरोज शाह जो तुगलक था वह अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। देखिए जो फिरोज शाह तुगलक था बहुत ही अच्छा शासक था, बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छा शासक था, बहुत तारीफ करते थे सभी। ठीक है, तो फिरोज शाह ने क्या किया? सिंचाई की सुविधा के लिए कई नहरों का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट है, वह पहला सुल्तान था जिसने प्रजा से सिंचाई कर सर्व वसूला। देखिए वह पहला सुल्तान मतलब फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने प्रजा से सिंचाई कर सर्व वसूला। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा पहला सुल्तान था जिसने प्रजा से सिंचाई कर वसूला? कौन सा कर? सिंचाई कर, जिसे क्या कहते थे? सर्व कहते थे। ठीक है, तो वह फिरोज शाह तुगलक था। या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि फिरोज शाह तुगलक ने के सिंचाई कर का क्या नाम था, या कौन सा सिंचाई कर वसूला? तो सर्व। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि सर्व क्या है? तो एक सिंचाई कर है जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था प्रजा पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला है, फिरोज शाह ने एक दान विभाग दीवान खैरान की स्थापना की। उसने एक दास विभाग दीवान बंदगान की भी स्थापना की। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? एक दान विभाग दीवान खैरान, ठीक है, और एक दास विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि दान विभाग और दीवान खैरान और दास विभाग दीवान बंदगान ने की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। या फिरोज शाह तुगलक ने कौन से दो विभाग की स्थापना की है? तो दान विभाग जिसे दीवान खैरान कहते हैं और दास विभाग जिसे दीवान बंदगान कहते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर पॉइंट है, वह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जय कर लगाया। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक ने भी ब्राह्मणों पर क्या किया? जय कर लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फितुहात फिरोज शाही की रचना की। ठीक है, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फुतुहात फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक है और यह उनकी आत्मकथा है। ठीक है, अब देखिए और नॉर्मल सी बात है, अगर आत्मकथा है तो फिरोज शाह तुगलक ने खुद ही लिखी होगी। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या है, कौन सी है? तो फुतुहात फिरोज शाही। अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक जिसका टाइम पीरियड है 1325 से 1351 ईस्वी का मूल नाम जौना खां था। कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल रक्त पिपासु कहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जौना खां था, और कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल और रक्त पिपासु कहा है, क्योंकि उसके कुछ कुछ निर्णय ऐसे थे जो प्रजा को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ गई थी, है ना, इसलिए उसे पागल भी बोला जाता था और रक्त पिपासु भी कहा जाता था, मतलब निर्दयी कहा जाता था। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 4 प्रयोग किए गए। यह राजधानी परिवर्तन, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा कराची एवं खुरासान विजय की योजना थी। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 4 प्रयोग किए। कौन कौन से प्रयोग किए? राजधानी परिवर्तन किया, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन बहुत ही फेमस है, ये तो एकदम असफल रहा था, और फिर कराची और खुरासान विजय की योजना थी। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं। अगला है यहाँ पर, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की, पर बाद में पुनः दिल्ली ही राजधानी बनी। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के लिए उसने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के चलाए थे, पर यह योजना भी कतिपय कारणों से असफल रही। ठीक है, मैंने पहले ही बताया। तो देखिए यहाँ पर उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी की, ठीक है, और उसके बाद पुनः दिल्ली लौट आया, राजधानी बनाई। देखिए दिल्ली से दौलताबाद किया और फिर पुनः दौलताबाद से फिर दिल्ली आ गया। तो देखिए जो जनता है वो तो हंसेगी ना कि इतना बड़ा राजा होकर ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन के लिए उसने तांबे और इससे विपरीत कांसे के सिक्के चलाए। देखिए उसने क्या किया, तांबे और कांसे को मिक्स कर दिया और उसके उसके सिक्के चला रहे हैं, और यह योजना भी असफल रही। तो इन दो निर्णयों की वजह से जो प्रजा थी वो परेशान थी। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, रेहला पुस्तक का रचयिता मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक नवीन कृषि विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की। ठीक है, तो जो रेहला पुस्तक का रचयिता
था मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि रेहला के रचयिता कौन है, तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का था, तो मोरक्को का था। ठीक है, अब जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भरा जाता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक नवीन कृषि विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन से विभाग की स्थापना की, तो दीवान अमीर कोही की स्थापना की। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, मोहम्मद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था जिसके शासनकाल में तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण हुआ। ठीक है, 1398 ईस्वी में। तो देखिए मोहम्मद शाह क्या था, तुगलक वंश का क्या था, अंतिम शासक था जिसके शासनकाल में तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण हुआ 1398 में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण जब हुआ तब उस समय किसका शासन था, तो मोहम्मद शाह का शासन था, तुगलक वंश का। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ, तो 1398 ईस्वी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है, सैयद वंश 1414 से 1451 का टाइम पीरियड है का संस्थापक खिज्र खां था। ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां, ध्यान पे रखिएगा। अब अगला यहाँ पर लोधी वंश, तो देखिए 1451 का फिर 1526 ईस्वी का टाइम पीरियड है। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, उसने भारत में पहली बार अफगान राज्य की स्थापना की। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी था, जिसने भारत में पहली बार अफगान राज्य की स्थापना की। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पहली बार अफगान राज्य की स्थापना किसने की, तो बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश का संस्थापक थे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी का टाइम पीरियड है, ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज के इस्तेमाल की शुरुआत की। उसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं भी लिखी। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। देखिए सिकंदर लोधी ने भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज के इस्तेमाल की शुरुआत की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिकंदरी गज का इस्तेमाल कौन सा शासक करता था, तो सिकंदर लोधी। ठीक है, भूमि के माप के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए सिकंदर से सिकंदर लोधी और सिकंदरी गज, तो आप आराम से पहचान सकते हैं। उसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं भी लिखी। अब देखिए जो सिकंदर लोधी था उसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखी हैं, मतलब जो कविताएं लिखता था वो गुलरुखी के नाम से लिखता था। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि गुलरुखी के उपनाम से कविताएं कौन से शासक की थी, तो सिकंदर लोधी की। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की है, तो सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में, और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए इब्राहिम लोधी। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 1517 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोधी था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। अब देखिए यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोधी की पराजय हो गई थी और बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, तो बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम अगली वीडियो में भक्ति एवं सूफी आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में भक्ति एवं सूफी आंदोलन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।